हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री। आज आपको मेरे अगले वीडियो में आज से मैं संस्कृत भाषा में कक्षा 10 की संस्कृत पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। कक्षा 10 में संस्कृत में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है और उसके पेपर में कितने अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। 100 नंबर का हमारा देखो 100 अंक का पेपर होता है संस्कृत का। 10th क्लास में 10वीं कक्षा में 100 अंक का पेपर होता है। 100 अंक के पेपर में से आप अच्छे से अच्छे अगर करके आते हो तो 95 से लेकर के 100 अंक तक आप ला सकते हो या मार्क्स तक ला सकते हो। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हम किस प्रकार से तैयारी करें संस्कृत में और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सके। तो अब मैं आपको कक्षा 10 के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा और एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के छात्र छात्राएं हैं, वो भी नर्वस ना हो, उनके लिए भी मैं संस्कृत में अभी आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी ये बोर्ड की कक्षा है, कक्षा 10, तो इसलिए राजस्थान बोर्ड है। सीबीएसई में ये चलती नहीं है संस्कृत में, सीबीएसई में 8th क्लास तक संस्कृत होती है। तो ये जो मैं आपको संस्कृत अभी बता रहा हूँ ये आरबीएससी के लिए और राजस्थान बोर्ड के हिसाब से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। वैसे कक्षा 10 में जहाँ भी कोई संस्कृत आ रही है तो उसकी ग्रामर पोर्शन यानी कि व्याकरण जो होता है, व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, उपसर्ग, अव्यय, ये सारी चीज़ें, बकारों का ज्ञान, अनुवाद वगैरह, ये सब चीज़ सेम आता है। अगर आप किसी भी राज्य से संबंधित या संस्कृत आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का व्याकरण पूरा की पूरा समान होता है। चाहे वो भारत में पढ़ रहे हो या भारत से बाहर भी जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं या संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत की व्याकरण जो होती है वो सेम होती है। चाहे आप यहाँ पढ़ें, चाहे बाहर पढ़ें, चाहे भारत में, चाहे विदेशों में पढ़ें, चाहे अलवर में पढ़ें, चाहे राजस्थान में पढ़ें, कहीं भी अगर आप संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो उसका व्याकरण सेम होता है, समान होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है या बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। एक बात और कि जो भी कोई भाषा होती है उस भाषा का जो व्याकरण होता है, कोई सी भी कैसी भी भाषा हो, उसका जो व्याकरण होता है वो कभी भी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो संस्कृत भाषा देख रहे हैं और 10th क्लास के बारे में देख रहे हैं कि 10th क्लास में संस्कृत किस किस प्रकार से आती है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें जो लेसन है वो भी आपको पढ़ाऊंगा। लेसन के अलावा मैं आपको पहले ग्रामर पोर्शन के बारे में बताऊंगा। देखो 100 अंक का पेपर होता है। 100 अंक में से आप अगर कोशिश करते हैं तो जितनी मेहनत आप और सब्जेक्टों में या और विषयों में करते हैं उससे आधी अगर मेहनत, उससे अगर 50% भी मेहनत अगर हम कम करें तो कक्षा 10 में आप अच्छा से मतलब 100 अंक में से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। 90 प्लस तो इसमें आराम से आ जाते हैं, सामान्य स्टूडेंट के 90 प्लस आ जाते हैं। इसमें भी कुछ बच्चों का ये है कि हम बहुत अच्छा करके आते हैं और पेपर में फिर भी नंबर नहीं आ पाते हैं पूरा। जैसे कि अभी पिछली बार मेरे कुछ स्टूडेंटों ने खूब अच्छा पेपर किया और उनको जितनी उम्मीद थी उससे उनके कम नंबर आए। तो मैं मानता हूँ कि जो टीचर्स चेक करने वाले होते हैं या कॉपी को जिनके पास में कॉपी जाती है तो उनकी मानसिक स्थिति उस समय किस प्रकार की होती है, तो वो कितने नंबर देते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे हलंत की, विसर्ग की। अगर वो गलतियां अगर होती हैं हमसे तो उनके नंबर, कुछ टीचर्स तो ज़्यादा नंबर काट लेते हैं, कुछ कम काटते हैं, इसीलिए हमारे अंक कम रह जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और शुरू से ही हम थोड़ा थोड़ा संस्कृत पर ध्यान देते चले जाएं तो हमारे संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें मैं अगली आगे आने वाली वीडियो में सब बताता रहूँगा बीच बीच में। और
अभी हम देखते हैं कि संस्कृत में क्या क्या चीज़ हमें है जो कि हमें तैयार करनी चाहिए 10th क्लास के हिसाब से। अभी इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास से संबंधित बातें बता रहा हूँ। कहीं आप ये सोचो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में या एमए में या बीए में जो संस्कृत चलती है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो हम लोग अभी 10th के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे। 10वीं कक्षा के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो 10वीं कक्षा में किस किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में देखो दोस्तों, आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग शब्द रूप याद करें। शब्द रूप ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ जो शब्द रूप जो मुख्य मुख्य हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंटों की एक समस्या और रहती है, कुछ छात्रों की, कि हम तो 10th तक ही संस्कृत रखेंगे और ये तृतीय भाषा के रूप में है, इसीलिए हम इसको अब बस पढ़ना चाहते हैं, बाद में इसको हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। या 11th क्लास में जो सब्जेक्ट हम लेंगे तो उसमें हम संस्कृत नहीं लेना चाहते हैं, साइंस मैथ लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस बायो लेना चाहते हैं। आर्ट्स में भी अगर लेते हैं तो संस्कृत अगर नहीं लेते हैं तो फिर क्या करें, तो क्या हम इसको आगे अच्छी तरह से पढ़ें? तो दोस्तों एक बात अच्छी तरह से हमेशा ध्यान रखना कि अभी हमें सिर्फ कक्षा 10 के रिजल्ट पर ध्यान रखना है, परिणाम पर ध्यान रखना है। हमारे 10वीं क्लास जो बोर्ड है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जो है अच्छा से अच्छा आए, 100% आए, तो उस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि संस्कृत में जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे वो आपकी परसेंटेज में या आपके प्रतिशत में या आपकी मेरिट में ऐड होंगे। और जब मेरिट बनती है या आपकी जो परसेंटेज बनती है उसमें कभी भी अलग से कोई ये नहीं पूछता कि इसमें कितने नंबर आए, उसमें कितने नंबर आए, वो विशेष रूप से पूछा जाता है। सामान्य रूप से हम किसी भी बच्चे के बारे में जब पूछते हैं कि आपका 10वीं क्लास का परिणाम क्या रहा, तो कोई बच्चा कहता है 95 रहा, कोई कहता है 92 रहा, कोई कहता है 88 रहा, कोई कहता है 85 रहा। इस प्रकार से अपने मतलब परसेंटेज के बारे में बताते हैं, ना कि वहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कहता कि भाई मेरे संस्कृत में इतने आए, मैथ में इतने आए, साइंस में इतने आए। वो कब बताते हैं? जब कोई विशेष रूप से उसके बारे में पूछता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि संस्कृत से आपकी परसेंटेज में बहुत अच्छा इजाफा होता है और उससे आपकी मेरिट और हाई हो जाती है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि संस्कृत को आप नेगलेक्ट ना करें। संस्कृत बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने वाला विषय है, इसलिए आप लोग संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि संस्कृत बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो संस्कृत बहुत अच्छा विषय है। और मैं आपके साथ रहूँगा जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए या तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब पहले कर दिया है तो वो मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरे आने वाले और नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। अभी हम लोग यहाँ पर शब्द रूप मैं आपको बता रहा हूँ कि 10वीं क्लास में आप क्या क्या पढ़ना शुरू करें जिससे कि आपको संस्कृत अच्छी तरह से समझ में आए। शब्द रूपों के बारे में, धातु रूपों के बारे में भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। धातु रूप और शब्द रूप जब याद होंगे तभी आप अच्छी तरह से संस्कृत को समझ सकते हैं और इसमें वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपको बेसिकली जो जानकारी है वो लकार भी आनी चाहिए, आपको उपसर्गों की जानकारी भी होनी चाहिए, थोड़ा अव्यय के बारे में भी आना चाहिए। अब इसमें ये कंपलसरी चीजें हैं। इसके अलावा देखो कारक है, कारक भी कंपलसरी है। इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो संधि अगर हम देखते हैं तो दोस्तों संधि बहुत बड़ा टॉपिक है। संधि बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें पूरी संधियां नहीं आती हैं। इसमें दोस्तों कुछ संधियां आती हैं जो हमारे सिलेबस में संधि दी गई है, जो संधियां होती हैं उन्हीं को हमें पढ़ना चाहिए, पूरी संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर हम पूरी संधियां पढ़ेंगे तो पूरी संधि में क्या होगा कि पूरी संधि हमें तैयार नहीं हो पाएगी और हमारा एक प्रश्न या दो प्रश्न संधि से संबंधित जो आएंगे वो आपके बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए जो संधि
हमारे सिलेबस में दे रखी है, बोर्ड के सिलेबस में है, उसी को हम लोग तैयार करेंगे। उसी प्रकार से समास है, समास भी बहुत अच्छा टॉपिक है, समास का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों समास में क्या है कि समास में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समास जो है पूरा की पूरा आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें ज़्यादा अंदर डीपली जाने की आवश्यकता नहीं होती। समास में जिस प्रकार से हम तत्पुरुष है, तत्पुरुष पढ़ते हैं, तत्पुरुष में भेद बहुत सारे होते हैं, तो उन भेदों को हम ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ करके, जैसे कर्मधारय है, कर्मधारय के भी 9 भेद होते हैं, और जिस प्रकार से कि बहुरी है, बहुरी के 4 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से और भी जैसे समासों के जो भेद वगैरह है उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से समास को हमें पूरा ही पढ़ना पड़ता है। और भी दोस्तों इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और संस्कृत की क्लास अब शुरू कर रहा हूं, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं, अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने दोस्तों को। जो भी कोई स्टूडेंट 9th और 10th में पढ़ रहा है, वो 10th में जो आपको मैं अभी संस्कृत बताऊंगा उसमें 9th वाला बच्चा भी उन वीडियो को अगर देखेगा तो उसको भी बहुत लाभ मिलेगा। और व्याकरण की सारी बातें जो 9th और 10th में होती हैं वो सारी बातें मैं यहाँ पर लेकर के आपको चलूंगा। मैंने अभी कक्षा 10 से प्रारंभ इसलिए किया है कि कक्षा 10 बोर्ड की क्लास है, और बोर्ड में अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तो ही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार।